देखिए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने राज्य किया। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने राज्य किया। वह 5 राजवंश थे। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने राज्य किया। वह 5 राजवंश थे। उन्हें एक ट्रिक से याद करेंगे, जैसे गुल। हाँ, हम ट्रिक लिखते हैं, एक ट्रिक से याद करेंगे। गुल खिला तू सैलो, गुल खिला तू सैलो। तो सबसे पहले इस पर एक वंश आया था, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने राज्य किया, जिनमें पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, दूसरा था खिलजी वंश, और तीसरा था तुगलक वंश तीसरा, और चौथा था सैयद वंश चौथा, और पांचवा था लोधी वंश। अच्छा, दिल्ली सल्तनत पर पांचवा था लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने राज्य किया था। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने पराजित कर आगे मुगल वंश की स्थापना करी थी। मुगल वंश की स्थापना करने के बाद मुगलों की राजधानी तो रही थी आगरा। वैसे कुछ मुगलों ने अपनी राजधानी सत्ता वगैरह दिल्ली से भी देखरेख करी थी। जैसे मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। वह उसकी सत्ता दिल्ली में ही रही थी, उसकी राजधानी भी दिल्ली रही थी। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया, जिसकी जो दिल्ली क्षेत्र था वह ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अच्छा, हम पहले देखते हैं दिल्ली का इतिहास। दिल्ली की स्थापना कब से कब तक की हुई। तो दिल्ली सल्तनत में हम 5 राजवंशों का इतिहास पढ़ेंगे। उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश जो रहे थे, ये 1206 से 1526 तक। 1506 में ये पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर देता है। और मोहम्मद गौरी के बाद, अर्थात पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम साम्राज्यों की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत 1206 में पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है, और इनकी दिल्ली राजधानी रहती है 1526 तक। 1526 तक रहती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुगलों की भी राजधानी कुछ दिल्ली रही थी, तो इन्हें भी कुल मिला के, वैसे अगर केवल इन 5 राजवंशों को देखा जाए तो इन्होंने लगभग 320 वर्ष शासन किया था। अगर मुगलों को भी शामिल कर लिया जाए, अर्थात भारत में या दिल्ली का जो क्षेत्र जो मुस्लिम शासकों के पास रहा था, तो इन्हें कुल मिलाया जाए तो 1857 तक रहा था। 1857 तक देखा जाए तो लगभग इन्होंने 600 वर्ष शासन किया था। दिल्ली पर मुस्लिम साम्राज्य ने लगभग 600 वर्ष शासन किया था। अब हम पहले देखते हैं दिल्ली का इतिहास। दिल्ली का इतिहास कैसे कब तक का रहा, तो देखेंगे दिल्ली की स्थापना कब हुई और किसने की। सबसे पहले जो दिल्ली को देखा गया था वह देखा गया था इंद्रप्रस्थ के रूप में। दिल्ली को, अर्थात महाभारत काल में, दिल्ली को महाभारत काल में एक दिल्ली के ही पास एक नगरी बसाई गई थी, जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ, और पांडवों ने बसाई थी। पांडवों ने एक नगरी बसाई थी जो थी इंद्रप्रस्थ। इस इंद्रप्रस्थ को दिल्ली के नाम से ही जाना गया, या दिल्ली के रूप में ही पहचाना गया था। हाँ, लेकिन इस इंद्रप्रस्थ की जो बसाई गई थी, ये युद्ध में कौरवों द्वारा इंद्रप्रस्थ नगरी पूरी तरह से जला दी गई थी और ध्वस्त हो जाती है। ध्वस्त हो जाने के बाद आती है अगली दिल्ली की जो स्थापना होती है, वो होती है 11वीं सदी में। 11वीं सदी में दिल्ली की स्थापना एक राजपूत शासक थे अनंतपाल तोमर ने सबसे पहले 11वीं सदी में दिल्ली की स्थापना करी। 11वीं सदी में दिल्ली की स्थापना करने के बाद आगे दिल्ली को वास्तविक अपनी राजधानी जो बनाया था वह बनाया था इल्तुतमिश ने, अर्थात दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के बाद आगे ये 1857 में ये ब्रिटिश में शामिल कर ली जाती है। 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाती है, और 1911 में अंग्रेज, इस 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी दिल्ली को घोषित किया था। इससे पहले अंग्रेजों की राजधानी रही थी
कोलकाता, अर्थात कोलकाता से अपनी राजधानी परिवर्तन 1911 में की थी। इसके बीच में जब बलबन का समय था, बलबन के समय, तब दिल्ली को इसने योगिनीपुर के नाम से पहचाना था, या दिल्ली को योगिनीपुर के नाम से जाना गया था बलबन के शासनकाल में। ये तो रहा था दिल्ली का इतिहास। और हाँ, 69वें संविधान संशोधन में 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को NCR घोषित किया गया। दिल्ली को NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसे घोषित किया गया था। ये तो रहा था दिल्ली की स्थापना से लेकर और दिल्ली के राजधानियाँ और साम्राज्यों तक दिल्ली का इतिहास। अब दिल्ली पर हम देखेंगे गुलाम वंश। सबसे पहले 5 राजवंशों में से वंश आया था जिसका नाम था गुलाम वंश। 5 राजवंशों में से सबसे पहले आया गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना तो करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर जो गुलाम वंश की स्थापना करी थी, ये करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी गुलाम एक बख्तियार खिलजी था और कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये गुलाम और सेनापति रहते और इसके साथ 2 अन्य सैनिक और थे, यालदौज और कुवाचा। 2 अन्य सेनापति और थे, यालदौज और कुवाचा। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था और इसकी जो रहने वाला था, ये तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। सबसे पहले ये निसापुर के दास बाजार में बिकने आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था, ये एक तुर्क जनजाति का था। सबसे पहले ये दास बाजार में बिकने आया था, निसापुर के दास बाजार में। तो निसापुर के दास बाजार में एक काजी ने इन्हें खरीद लिया था। काजी का नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़। जिस काजी ने खरीदा था उसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़। हाँ, ये एक तुर्क जनजाति का था और तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। सबसे पहले निसापुर के बाज़ार में बिकने आया था। तो एक काजी एक मस्जिद में रहने वाले थे, काजी ने इन्हें फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ ने इन्हें खरीद लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि रखता था, तो इसे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ ने कुरान पढ़ना सिखाया। तो जब कुरान पढ़ना सिखा दिया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को बहुत सुरीले ढंग से गाया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को सुरीले ढंग से गाया करता था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया था कुरान खां। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान सुरीले ढंग से पढ़ने के कारण इसे कुरान खां कहा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी भी सिखाई थी। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ ने घुड़सवारी भी सिखाई थी और घोड़ों की देखरेख भी सिखाई थी। ये सब सीखने के बाद इसे पुनः बेच दिया जाता है बाज़ार में ले जाकर। फिर इसे खरीद लेता है मोहम्मद गौरी। खरीद लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी खरीद लेता है और घुड़सवारी और घोड़ों की अच्छी देख रेख के कारण इसे अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त करता है। अमीर ए आखुर का मतलब होता है घुड़साल का प्रधान। इसे घोड़े की अच्छी देखरेख और घुड़सवारी की ज्ञान की वजह से इसे अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त कर लिया जाता है। लेकिन जब मोहम्मद गौरी का 1205 में खोखरों एक दल होता था खोखरों के विरुद्ध जब जीत दिलाई थी, या खोखरों के युद्ध में जब 1205 के खोखरों के युद्ध में जब ऐबक ने गौरी का, हाँ ये गौर वंश का था इसलिए गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी का साथ दिया था, जिसमें गौरी की सफलता हासिल हुई थी। सफलता हासिल होने के कारण इसे अपना सेनापति चुन लिया था।
पहले ये चुना गया था अमीर ए आखुर घुड़साल का प्रधान। फिर जब 1205 में खोखरों के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी को सफलता दिलाई तो गौरी ने इसे अपना सेनापति नियुक्त किया। तो गौरी के 2 सेनापति थे, एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा सेनापति रहा था बख्तियार खिलजी। तो भारत में विजय पर इनका महत्वपूर्ण योगदान था। गौरी की भारत में विजय पर बख्तियार खिलजी का और कुतुबुद्दीन ऐबक का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बख्तियार खिलजी ने पश्चिम बंगाल और बिहार को जितवाया था, अतः बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, जो ये विश्वविद्यालय थे इन्हें ध्वस्त कर दिया था, किला समझकर इन्हें ख़त्म कर दिया था, वो बख्तियार खिलजी ने किया था। अच्छा, इसके 2 सैनिक और होते हैं, यालदौज और कुबाचा। 2 सैनिक और होते हैं, यालदौज और कुबाचा। मोहम्मद गौरी जब भारत को छोड़ के वापस चला जाता है तो भारत की सत्ता अपने सेनापतियों को या अपने गुलामों को सौंप जाता है। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक कराता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक जो कराता है वह कराता है लाहौर में। इसने अपना राज्याभिषेक कराया था लाहौर में। अच्छा, इसने अब दिल्ली में अपनी राजधानी कभी स्थापित नहीं करी थी, क्योंकि इससे यालदौज और कुबाचा का हमेशा भय रहा था। यालदौज और कुबाचा का हमेशा भय रहने की वजह से यह कभी दिल्ली की तरफ इसने नहीं देखा। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक जो अपनी राजधानी जो दिल्ली रखी थी वह इल्तुतमिश ने रखी थी। वास्तविक राजधानी जो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी उदार नीति का था। उदार नीति के इस प्रकार का था कि यह जब भी कहीं से धन लूट के लाया करता था तो ये बीचों बीच आंगन में डाल दिया करता था, और सैनिकों को और अपने प्रजा से कह देता था जिसे जितना लूटना हुआ लूट ले। तो ये लाखों का धन लुटा दिया करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को और पील बख्श भी कहा गया। ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श और पील बख्श कहा गया। ये काफ़ी उदार नीति का होने के कारण इसे द्वितीय हातिम भी कहा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम भी कहा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सूफी संत थे एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव पड़वाई। फायती 40 साल इसका शासन रहा था तो इसे बना नहीं पाया था पूरा। इसे कुतुब मीनार की नींव पड़वाई, इसे बना नहीं पाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था जिसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम नामक एक दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी। कुतुब मीनार की नींव पड़वाई थी। कुब्बत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया था और इसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर बनाया था। ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था ये केवल 2.1/2 दिन में बनकर तैयार हो गया था। ये 2.5 दिन में बनकर इतनी जल्दी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार कैसे हुई? क्यों कि ये मूल से नहीं बनाई गई थी। इस पर केवल ऊपर अपनी मीनारें और गुंबदें रख दी गई थी। इससे पहले ये विग्रहराज बीसल देव चतुर्थ, इससे पहले जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वह है विग्रहराज बीसल देव चतुर्थ का बनाया हुआ था जो एक संस्कृत महाविद्यालय था। विग्रहराज बीसल देव द्वारा बनवाया गया था जो एक संस्कृत महाविद्यालय। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो उपाधि धारण करी थी वह करी थी सिपह सलार की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपह सलार की उपाधि धारण करी। सिपह सलार की इसने उपाधि धारण करी थी और
चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय, चौगान मतलब पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब राज्याभिषेक कराया था तब सिपह सलार की उपाधि धारण करी थी और चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके लिए कुछ पंक्ति लिखी गई हैं कि करते रहे लाखों का दान और मर गए खेलकर चौगान। इनका अगला उत्तराधिकारी बनता है, इनका अयोग्य पुत्र होता है जिसका नाम होता है आराम शाह और इनका दामाद एवं सेनापति होता है इल्तुतमिश। दामाद और सेनापति होता है अगला इल्तुतमिश। तो उसके बारे में अगले टॉपिक में।